अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। और 14 मई गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं हो सका। कल का दिन इंतहाई हंगामा खेज होगा। सुबह सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर नजरसानी की दरखास्त पर समाअत होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा समझते हैं कि वजीर आजम समेत 4 वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो सकता है। चीफ जस्टिस पर दबाव डालकर इस्तीफा तलब करने के लिए पीडीएम भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने देने जा रही है। जेयूआई के कारकुनान मुल्क भर से इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। मरियम नवाज भी इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी भी शरीक होगी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। इसी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर दर्जनों मुकदमात उसके खिलाफ वर्जी पर बनाए हैं। क्या अपनी क़यादत के लिए भी कानून याद रहेगा? वैसे वजीर दाखिला तो कहते हैं उन्होंने मौलाना से दरख्वास्त की है कि रेड जोन में एहतजाज न किया जाए, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि मौलाना ने अपनी ही हुकूमत की दरख्वास्त कर दी है। अपना जो है वो एक एहतजाज जो है वो शेड्यूल किया है। उस प्रोटेस्ट से मुतल्लक जो एजेंसीज ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो काफी अलार्मिंग है। अगर ये एहतजाज जो है ये रेड जोन में या शहराए दस्तूर पे होता है, उसे कंट्रोल करना जो है वो काफी एक मुश्किल काम होगा। मौलाना फजल रहमान साहब उनसे ये रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके ये प्रोटेस्ट जो है इसको आउटसाइड रेड जोन आप मुंतकिल करें। दूसरी तरफ नाज़रीन खान साहब हैं कि होश में आने को तैयार नहीं है। अब उन्हें ये गुमान भी है कि हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे खौफजदा है। लगता है वो भी अपने कारकुनान का वही हाल करवाना चाहते हैं जो अल्ताफ हुसैन की वजह से होता था। GHQ हमले में 70 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर से 3000 से जायद कारकुनान गिरफ्तार हैं। तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप भी अंदर है, लेकिन खान साहब को शायद किसी की परवाह नहीं है। हमलों के हवाले से निगरां वज़ीर आला पंजाब ने एक इंतहाई खौफनाक इंकशाफ किया है। प्री प्लान चीज़ थी, तो उनको पहले से ये कन्वेट था किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है। 400 लोग हैं जिन्होंने जिन्ना हाउस के अंदर हमला किया है। यास्मीन राशिद इस पूरे वाक़े की एक मरकजी किरदार है। मियां वाली बेस पे जो अटैक था, उनका पूरा प्लान था कि वहाँ पे जो अंदर जहाज़ हैं उनको सारे जहाज़ों को जलाया जाए। 600 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक नुकसान हम एस्टिमेट लगा चुके हैं। क्या कल का दिन वाकई बहुत हंगामा खेज होने जा रहा है? 14 मई के हवाले से नजरसानी दरखास्त पर समाअत भी होने जा रही है। इसके साथ साथ पीडीएम भी अपना एहतजाज करने के लिए आ रही है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आज मेरे मौजूद मेहमानों में अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। सलीम बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आपको भी सर अस्सलाम वालेकुम। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले तो आपसे बात का आगाज करते हैं। सर ये बताइए, हुकूमत के पास किस किस्म की इत्तलात आ रही हैं सर, और अलार्मिंग इत्तलात आ रही हैं कि जिसकी वजह से जो धरने का या एहतजाज का मकाम था वो तब्दील करने की दरखास्त की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि आपने भी राना सनाउल्लाह साहब की वो बात जो है वो दोहराई है और सुनाई भी है, तो राना साहब ने तो मौलाना साहब को रिक्वेस्ट की है। ज़ाहिर है वो पीडीएम के जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और अगर वो कॉल देंगे तो बाहसीयत पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टी तो फिर सारी उसमें शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, लेकिन राना साहब के ऊपर बाहसीयत हुकूमत वजारत दाखिला एक मनसब है, एक ज़िम्मेदारी है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और अगर वाकई ये जलसा जो है ये अगर रेड जोन के अंदर होता है तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान होंगे। जिस तरह से कि पहले एक मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कुछ दिन पहले बात की और मीडिया के ऊपर उसको और रंग दिया गया, तो उनका भी बात करने का मकसद ये था कि जब आपके मतलब है कि एक क्राउड आ जाता है, जब वर्कर्स आ जाते हैं, तो फिर वो इस तरह से तो देखा देखी जिस तरह से कि मतलब है पूरे पाकिस्तान की इमलाक के साथ जो सलूक हुआ उस पर तो आगे चल के बात करते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह इस्लामाबाद के किसी घरों के ऊपर, किसी और इदारों के ऊपर भी हमले हो जाते, चूँकि इमरान नियाज़ी साहब ने पूरे नौजवान नस्ल को एक गलत डगर पे लगा दिया है, गलत मैसेज दिया है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के कभी वाक़यात नहीं हुए। हम कोशिश तो करेंगे कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। सिचुएशन क्यों चेंज की जा रही है? जो धरने का, जो एहतजाज का मकाम आप लोगों ने चूज किया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसे तब्दील किया जा रहा है। गालिबन डी चौक के करीब करीब अब एहतजाज और धरने की बात हो रही है। तो सर इस हवाले से मैं पूछ रही थी कि कोई मुसद्दक़ा इत्तलात आप लोगों के पास आ रही हैं कि जिसकी वजह से चेंज किया जा रहा है मकाम?
नहीं, डी चौक इसलिए जाहिर है कि मतलब है इसका फ़ैसला तो पीडीएम की क़यादत ने करना है और मौलाना साहब ने करना है, लेकिन जाहिर है कि अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे बासियत हुकूमत, मतलब है कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ारत वज़ीर दाखिला हैं, तो वो फिर मतलब जाहिर है कि उसको चेंज करके डी चौक के करीब और सर अगर आपके सरबराह पीडीएम के सरबराह ने आपकी रिक्वेस्ट को नहीं माना, जो कि इत्तलात आ रही है कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और मकाम तब्दील नहीं कर रहे हैं, तो सर फिर उसके बाद क्या होगा? क्या हुकूमत और बशमूल तमाम पीडीएम जमातें मौलाना साहब की बात मानेंगे? सर देखें, बासियत एक पार्टी के वर्कर के, मैं तो पीडीएम की मतलब है कि वो उसका समझता हूँ कि हम तो फिर पीडीएम की क़यादत को, ज़ाहिर पीडीएम के अंदर हमारी क़यादत भी मौजूद है और शाहिद खाकान साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएम के, तो हमने तो फिर ज़ाहिर है कि उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है। लेकिन ये मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जो मुझे इत्तलात आ रही हैं, हमारे अपने इलाकों से भी लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने इस कॉल के ऊपर जाना है, तो ये मतलब है कि बहुत बड़ा मजमा होगा। ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा कि जो डी चौक किधर है, सुप्रीम कोर्ट किधर है। सर प्लीज शरायत कैटेगोरिकली बताइए, अगर मौलाना साहब नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग उसी जगह पर एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो फिर वो सर दफा 144 का जो निफाज हुआ है पूरे इस्लामाबाद में, उसका क्या होगा? सर देखें, दफ़ा 144 की तो आज तक किसी भी सियासी पार्टी ने कभी भी, आप देख लें कि कभी भी उसकी वो नहीं की, मतलब है कि करनी तो चाहिए, लेकिन कि ये रवायत नहीं है। ये खान साहब ने देखे ना, एक खान साहब के पास तो नहीं है ना कि लाडलापन सिर्फ के सर्टिफिकेट है कि वो जहाँ पर चाहें जलसा कर लें। असल बात तो ये है कि हमने अगर कल का प्रोटेस्ट मौलाना साहब ने अनाउंस किया तो हम बिल्कुल करेंगे और शहराय दस्तूर सर, पर मैं देख रहा हूँ कि लाखों का मजमा होगा। आप सिर्फ सियासी जमात नहीं है, आप हुकूमत भी हैं अली गौहर बलोच साहब, और इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम है। अगर आप खुद उसूलों को तोड़ने के लिए आएंगे तो फिर आप बाकी किसी जमात से कैसे कह सकते हैं कि वो दफा 144 या कोई भी दफा लगी हो उसके ऊपर अमल करे? हुकूमत में काबीना है, काबीना बेहतर फैसला करेगी जो उनको हुकूमत, हम ये नहीं कहते हुकूमत को उनको चाहिए कि वो ज़ाहिर मौलाना साहब से बात करें। हमने तो बासियत पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की हैसियत से उसमें हिस्सा लेना है और ये शरायत दस्तूर जो है वो ये बहुत कम है जगह, मतलब ये बहुत बड़ा मजमा होगा, ये कल बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कौम के लिए। और आप देखेंगे कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं पूरे मतलब है कि आप सर मुझे ये बता दीजिए, सलीम बुखारी साहब भी बैठे हुए, मैंने उनकी तरफ भी जाना है, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए अली साहब, मुस्लिम लीग नून उनकी तरफ से भी इसहाक डार साहब ने रिक्वेस्ट की, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाह रही है, अगर आप दोनों जमातें ना जाना चाहें तो क्या पीडीएम का खालिसतन सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब फैसला कर सकते हैं कि जी उन्होंने उसी जगह पर धरना देना है? सर नहीं, इस तरह हो नहीं सकता कि अगर वो पीडीएम के सदर हैं, और ये नहीं हो सकता कि अगर उन्होंने फैसला किया है, जाहिर है वो फैसला तो मशावरत से ही हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन ये है कि उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने बासियत वजारत दाखिला उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है मौलाना साहब के पास, तो वो अब हम बासियत पॉलिटिकल पार्टी भी पीडीएम के फैसले से वापस नहीं आ सकते। राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि वो अभी टाइम है, वो बात करें मौलाना साहब को, उनको कन्विंस कर लें, और अगर वो किसी और जगह पर उनको जगह मुयसर करते हैं तो उधर वो शिफ्ट करते हैं तो उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि और 10 बजे का कहा जा रहा था कि 10 बजे तक इस बात का फैसला आ जाएगा सामने, आवाम को पता चल जाएगा। ठीक है सर, आप साथ मौजूद रहिए, आप साथ मौजूद रहिए। सलीम बुखारी साहब, मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश कर लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कल ये तवक्को से बड़ा मजमा होगा, और यहाँ पर जो है कारकुनान जो हैं, मुझे इस बात का खदशा है कि उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जिस तरह से कि खान साहब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुनान हैं, वो खान साहब ने जिस तरह से इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सर ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप लोग मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, लेकिन शायद मौलाना फजल रहमान साहब नहीं समझ रहे, इसीलिए वो अभी तक अटल हैं, और अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही है कि वो उसी मकाम पर एहतजाज या धरने की बात करें। लेट्स सी कि अभी 10 बजे के बाद जो फैसला सामने आता है वो क्या होता है। बुखारी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम सर, आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं? हुकूमत है, हुकूमत एक सियासी जमात भी है, और दफा 144 का जैसे बात कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब के, किसी सियासी जमात ने कभी उस पर अमल नहीं किया, हालांकि अमल करना चाहिए, लेकिन ये तो हुकूमत है सर, इनका काम है इंप्लीमेंट करवाना। अगर खुद ही उस दफा को तोड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर बाकी उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? बहुत शुक्रिया आपका किरण, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए गुजारिश, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने सामने रखना चाहिए
जितने भी सियासत के असूल थे, जितने भी सियासत की रवायात थी, उन सब का जनाजा दफना चुके हैं जनाब इमरान खान साहब। हर असूल की मुखालफत करके, हर असूल को तोड़ के उन्होंने 61 के करीब जलसे किए हैं जब से वो इक़्तिदार से निकले थे, और कोई 100 के करीब जलसे किए हैं जब वो हुकूमत में थे, उनके जो पौने 4 साल थे। अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो उन्होंने सवाए जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट के और इसके अलावा कुछ करके दिया नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती है कि तरीक़े इंसाफ किस बलबोते पे चाहती है कि हम इंतखाबात में जाएंगे और फिर 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स होती है ना किरण, ये बहुत जालिम चीज़ का नाम है। उनके अगर काम नहीं हुए हैं, उनकी अगर किसी ने बात नहीं सुनी है, उनका अगर कोई छोटा सा मसला भी हल नहीं हुआ है, तो 5 साल में एक ही दफ़ा मौका मिलता है उनको बदला लेने का। क्या आपको याद नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 बड़े इलेक्शंस जीती थी सिर्फ इसलिए कि पंजाब में उनकी पोजीशन सबसे बेहतर थी? और क्या आपने ये हाल देखा नहीं कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का क्या हुआ है कि 7 सीटें हैं उनके पास पूरे पंजाब में, विच इज़ 2/3 ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है ना, ये चूँकि इसकी तरफ तवज्जो नहीं गई है, सिर्फ जलसे जुलूस किए हैं, तो उन्होंने 2 नए रवाज डाले हैं पाकिस्तान की सियासत में जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर अदालत से आपको अपनी मर्जी का फैसला चाहिए तो मुसल्लह जत्थे लेके अदालत पर चढ़ दौड़े, कोई आदमी इसकी तरदीद नहीं कर सकता है। वो चाहे जुडिशल कॉम्प्लेक्स था जहां 2 दफ़ा वो चढ़ाई करके गए, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट थी जहां 2 दफ़ा चढ़ाई करके गए, वो चाहे वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत थी। तो ये एक नया रवाज पड़ा है लैंड माफिया के। किसी भी बड़े आदमी को आप हाथ डालेंगे, वो 200 मुसल्लह लोग बिठाएगा 20 गाड़ियों के ऊपर और अदालत आ जाएगा, आप मुझे रोक के दिखाइएगा। नहीं रुकेंगे वो, इसलिए कि रवाज पड़ गया है। यही रवाज खान साहब ने जलसों के एतबार से डाला है। उन्हें कहें कि जनाब चाइना का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, खुदा के लिए धरना 2 दिन के लिए पीछे कर लें, उनका नहीं यही रहेगा। उन्हें कहा कि आप डी चौक ना जाएं, आप ये वहां कर लें जलसा, उन्होंने कहा मैं वहीं करूंगा। आपने 3 मरतबा देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी उनको 25 मई को कि आप आगे मत जाइएगा, आप F9 पार्क पे रुके, वो रुके, उन्होंने पूरे शहर को आग लगा दी। ये रवायात जो हैं ये दम नहीं तोड़ रही हैं। सर ये जो शहर को आग लगाई गई, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई, सलीम बुखारी साहब सर सवाल भी ले लीजिए साथ साथ, इसी बुनियाद पर इसी हुकूमत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार मुकदमात दर्ज किए हैं। तो सर क्या फिर कल जब ये इसी रेड जोन के अंदर जहां पर दफा 144 नाफिज है, वहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना जलसा लेकर, अपना एहतजाज लेकर आ रहे होंगे, ये हुकूमत क्या मुकदमा करेगी उन पर? और फिर शायद इसी स्टेज पर सर मरियम नवाज साहिबा भी हो, तो इतनी हिम्मत होगी कि वजीर दाखिला उनके ऊपर मुकदमा करें? बीबी ये मुकदमों शिकदमों से डराना आप बंद करें। आपने देख लिया ना 120 मुकदमात का क्या हाल हुआ है इमरान खान साहब के ऊपर। उन दूसरों का भी यही ख्याल है कि हमें भी कोई नहीं पूछेगा। मैं कह रहा हूं मेरी बात की तरफ तवज्जो दें, जो रवाज आप डालते जाएंगे वो पड़ता चला जाएगा। ये कोर्टों के बाहर जलसे जुलूस करने की आदत किसने डाली है? हम कभी तवक्को नहीं कर सकता था, मैं पीडीएम से या पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, कि वो इस तरह की बात सोचेगी कभी। लेकिन ये सोचना इसलिए पड़ रहा है कि इस तरह की बात और इस तरह का हमला और इस तरह का एहतजाज इज वर्किंग, नतीजा खेज हो रहा है, नतीजे ले रहे हैं लोग। इसलिए उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों होना चाहिए? अब आप इस बहस में पढ़ेंगे अगर तो पूरा प्रोग्राम आपका गुजर जाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रवायात नई कायम की हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जमानतों का जुमा बाजार लगाया है, जिस तरह से उन्होंने मुकदमात के फैसले जिस नौयत के किए हैं, जिस तरह के किए हैं, जिस बैकग्राउंड के बावजूद किए हैं, तो भाई साहब ये रवाज तो बाकी सारे अपना हक समझेंगे। तो आप देखिए ना, खान साहब एहतजाज करवाते हैं, लोगों को कहते हैं चढ़ दौड़े, फिर कहते हैं कि हमारे लोग तो थे ही नहीं। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के कहते हैं कि अगर मुझे इन्होंने हाथ लगाया फिर यही होगा। यार हम जाएं तो जाएं कहां? हु डू वी ट्रस्ट? ये है हमारा सबसे बड़ा डायलेमा। इसलिए ये सियासत आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अलीगौर बलोच साहब क्या यही सोच रहे हैं आप लोग भी कि खान साहब के ऊपर बेशुमार मुकदमात कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आप लोग भी इसीलिए आ रहे हैं और फिर ऐसा करेंगे कि अपने ही लोगों के खिलाफ राना सनाउल्लाह साहब यानी मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा इनके ऊपर मुकदमे हो रहे होंगे? सेकेंडली ये सर कि क्या आप भी यही इसी थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं कि यहाँ पर जब तक चीफ जस्टिस साहब का इस्तीफा नहीं ले लेते जब तक उठेंगे नहीं, क्योंकि मौलाना तो यही सोच लेकर आ रहे हैं? देखिए किरण, जब तक हम सियाको सबाक का हवाला देकर मामलात को नहीं देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि बात क्लियर नहीं होगी।
बात यह है कि एक तरफ वो लीडरशिप है कि जिनके खिलाफ झूठे मुकदमात में फैसले आते हैं, JLTs बनाई जाती हैं, जजेस की वीडियो सामने आ जाती हैं उनकी सज़ाएं सुनाने के बाद, इसके बावजूद वो अपनी बेटी के बाजू पकड़ते हैं, अपनी अहलिया को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ते हैं और वापस आकर जो है वो मतलब है कि कानून के आगे सरेंडर करते हैं, जेल में जाते हैं। लेकिन इसके इवज़ उनको जो है वो नैब के अकूबत खानों में भी 90 दिन रहना पड़ता है। बलोच साहब, ये वो बातें जो हम रोजाना की बुनियाद पर ही प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे होते हैं ना। अभी लोग जो आपके लोग हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कल किस लिए जा रहे हैं, इस्तीफा लेकर आएंगे, ये एक अलामती एहतजाज करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने में आता है कि 8 मिनट के अंदर 8 जमानतें हो जाती हैं और अदालत में जाया जाता है तो साथ एक जमे गफ़ीर लेकर उस पर हमलावर होने के लिए जाया जाता है। अदालत में जाते हैं तो जज पूछते हैं कि जनाब आप अंदर तशरीफ लाएंगे या हम गाड़ी बलोच साहब, ये 6 दिन से सुन रही हूँ, यकीन कीजिए 6 दिन से गुफ्तगू यही चल रही है ना, गुफ्तगू का महवर यही है। आप मुझे बताइए आप लोग क्या करने जा रहे हैं हमारे मुल्क में? जब तो हमें तो बासियत एक सियासत के तालिब इल्म के अब जाकर ये समझ आई है कि यहाँ से इंसाफ छीनना पड़ता है, यहाँ इंसाफ मिलता नहीं है। यहाँ इंसाफ लेने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी खातून जज को धमकी लगाएं, किसी अदालतों के ऊपर जत्थे लेकर जाएं हमलावरों के, और यहाँ पर ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गालम गलोच ब्रिगेड भी एक बनाएं। अगर कोई जज आपके खिलाफ फैसला दे तो उसको गालियाँ दे। तो जाहिर आप देखें ना, जब 4 जजेस के फैसले को, अक्सरीती जजेस के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा, जब आइन को तोड़ के और उसको दोबारा लिखा जाएगा फैसलों जो बातें आज आप कर रहे हैं, जो आप समझते हैं कि इन हथकंडों के बगैर इंसाफ नहीं मिलेगा, इसको आप लोग मजम्मतें भी करते रहे हैं, तो इसको जब आप काबिल मजम्मत अमल करार देते रहे तो फिर आज अपने लिए जायज कैसे समझ रहे हैं सर? तो वो नहीं जायज इसलिए समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम ही उसी तरफ चल पड़ा है। मुझे एक बात सिर्फ बता दें सिंपल सी, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं इस शोबा में, मुझे ये बताएं इन बहरान में धकेलने वाला कौन है? अगर यहाँ पर फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाता तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई जवाब रह जाता इसके बाद? अगर उन 4 जजेस का फैसला मान लिया जाता तो किसी के पास जवाब रह जाता? जिस तरह से कि परसों एक मतलब है कि एक उस आदमी को जिसने कि पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके ऊपर हमला नहीं करवाया, और उस पाकिस्तान के 70 साल तारीख में उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो सर बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि दबाव डाले बगैर इंसाफ का फैसला नहीं होता, तो लतीफ खोसा और दीगर लोगों की राय में ये भी है कि कल शायद वजीर आजम और वजीर आजम के साथ दीगर 4 वज़रा उनकी वजारतें जा सकती हैं, वजीर आजम को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है। तो कल आप लोग इसी वजह से ये प्रेशर डाल रहे हैं ताकि अदालत अपना फैसला लेने में जरा रिलेक्टेंट हो जाए? नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि अब ताकि ये अवाम के आगे तो एक्सपोज हो ही चुके हैं। मैं उन जजेस की, तमाम जजेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के तशख़्ख़ुस को मसख़ करके रख दिया है। मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई अब अगर जिस तरह से मतलब है कि अब हम एक सियासी पार्टी हैं, हमारा एक पॉलिटिकल कैरियर, अगर उसको और पाकिस्तान के आइन और कानून को तबाह किया जाएगा तो हम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते। हम तो देखेंगे कि जिस तरह भी आइन की बहाली होती है, जिस तरह भी जिस जद्दोजहद से कानून की बहाली होती है, हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे, वो एहतजाज का रास्ता हो वो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि उन पर तशद्दद, जिस तरह से कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने पाकिस्तान का एक इंच उधेड़ के रख दिया। सलीम साहब, ये जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं बगैर चीफ जस्टिस का इस्तीफा लिए वापस नहीं जाएंगे, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये अभी क्लियर नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी तो उनके मुताबिक तो वो एहतजाज के लिए आ रहे हैं। तो सर आपको लगता है मौलाना साहब जिस विश के साथ आ रहे हैं वो पूरी कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप मौलाना साहब को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। वो पीडीएम के हेड हैं। पीडीएम में 13 जमातें हैं, उनमें से सिर्फ एक जमात ने सिर्फ इसलिए इसमें शिरकत से इनकार किया है या शिरकत से माजरत की है क्योंकि उनका ख्याल है कि उनको बाकायदा दावत नहीं दी गई। बाकी की 12 पार्टियां जो हैं इस एहतजाज में शामिल होने जा रही है, लिहाजा आप इसको मौलाना साहब का एक्सक्लूसिव मिशन करार न दें प्लीज। ऐसा नहीं है।
पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इसमें शिरकत कर रही है, मुस्लिम लीग नून इसमें भरपूर तरीके से शिरकत कर रही है। इट्स ए कलेक्टिव विजडम विच कैन गो रॉन्ग। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो इस्तीफा लेके ही घर जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अदारों के ऊपर प्रेशर डालने की रवायत डाली है, ये उसका फॉलो अप है। लिहाजा इसके ऊपर इतराज करने का तरीके इंसाफ को तो कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये माशाल्लाह नया रिवाज पाकिस्तान में डाला है कि अदालतों, लेकिन सर आइसोलेशन में इसलिए देखना पड़ रहा है ना, अदालतों की भी ऐसी तैसी। सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। नहीं आर्गूमेंट नहीं है, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो आर्गूमेंट दीजिए ना। यानी जब तक एक जर्नैल उनके साथ हो तो उससे ज्यादा डेमोक्रेसी लवर कोई नहीं। जब वो उससे कहे कि जनाब अब हम न्यूट्रल हैं, आप अब खुद भुगते हैं, तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। यार ये क्या है? व्हाट इज ऑल दिस? व्हाई डोंट वी क्वेश्चन दिस? हमारी खामोशी का मायना क्या है? सर देखिए ना, जब उनको जज फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ कर दे तो पूरे ओवरसीज में उनकी तस्वीरों पर जूतियां बरसे, वो ठीक है। तो ये दोगलापन हमें भी छोड़ना पड़ेगा। हमें भी वी शुड कॉल ए स्पेड। ये रवाज डाला है तरीके इंसाफ ने, अदारों पर चढ़ाई करे। मौलाना फजल रहमान साहब भी वही कर रहे हैं। ना हमने इमरान खान को कहा था कि वो ठीक कर रहे हैं, ना हम इन्हें कह रहे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं। हम जर्नलिस्ट के तौर पर किसी को भी नहीं कह सकते कि वो ठीक था। और दूसरी बात ये, कल आपको तौहीन अदालत का नोटिस नजर आ रहा है सर? देखिए, अदालत अगर अपना कोर्स लेगी तो उन्होंने 14 मई को इलेक्शन कराने का कहा था। एक ही सेविंग ग्रेस है, वो ये कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन एक पिटीशन डाल चुका है वहां पर कि खुदा के लिए इस पर नजरसानी कीजिए, ये मुमकिन नहीं है। ये एक सेविंग ग्रेस है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन अगर वो इस पर जाएंगे कि सारी कैबिनेट जो है वो डिस्क्वालीफाइड है, या वो नाहल है, या वो कंटेम्प्ट कोर्ट के तहत उनको सजाएं हो रही हैं, तो फिर ऐसे फैसले जो है उनको मानने के लिए कौमों को बड़ा इंतजार करना पड़ता है। यू कांट बी रुथलेस। किसी एक का साथ देने के लिए आपके 10 लोगों की गर्दनें नहीं काट सकते। ये नहीं होना चाहिए। अदालतों के ऊपर बहुत सीरियस एस्पर्शंस हैं, बहुत सीरियस एस्पर्शंस हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हम अपनी जी बताइए बुखारी साहब, ये कलदम करने की बात हो रही है, पाबंदी की बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वजीर दाखिला ऐसी बात कर रहे हैं। आपको लगता है पाबंदी लगती हुई दिखाई दे रही है आपको पीटीआई पर? देखिए, हमने माजी में इसका एक तजर्बा किया है। नेशनल अवामी पार्टी जो अब्दुल वली खान साहब की थी, उसको बैन किया गया था इसलिए कि उनकी एक्टिविटीज एंटी स्टेट थी। कल के 9 मई से लेके अगले 3 दिन तक जो वाकयात हुए हैं अलार्मिंग हैं, बहुत तकलीफदेह हैं। कोई आदमी उनको जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान मुसलमान ही नहीं है। मैं समझता हूं अगर वो ये कहे कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो सब ठीक था, और अगर वो गलत था सही, तो फिर हमें जुर्रत होनी चाहिए कि हम उसको गलत कहें। क्योंकि अगर इसका भी रिवाज पड़ गया कि आप चढ़ दौड़े जिस वक्त दिल आपका चाहे जहाज जला दे, जिस वक्त दिल चाहे GHQ जला दे। यार ये मुल्क है कि बनाना रिपब्लिक है? ये किसी के बाप का मुल्क है? ये उनके अब्बा हजूर का है? ये सबका पाकिस्तान है ना। तो यहाँ कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जब आप एक्सेप्शंस बनाएंगे तो फिर कानून अब्यूज होगा। और मुझे डर है कि ये जो धरना होने जा रहा है, ये भी एक नई तरह डालने जा रहा है जिसको नहीं डलना चाहिए। मैं कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ना मुझे करना चाहिए कि कल जो होगा वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर आप बयान नहीं करेंगे तो आप बेईमानी कर रहे हैं। आप सिंगल आउट कर रहे हैं सिर्फ मौलाना को, जो मैं नहीं करना चाहता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में साथ, कल कितना हंगामा खेज दिन हो सकता है इस हवाले से बात कर रहे थे। इमरान खान साहब जब रिहाई हुई है उसके बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए, और जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, खान साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। खान साहब, आपने वैसे बिल्कुल दुरुस्त कहा, कौम आपको बड़े अच्छे से जानती है और आपकी सियासत को भी बहुत अच्छे से जानती है। वो आप ही नहीं है खान साहब जिन्होंने सिर्फ एक सूबे के इक़्तिदार के लिए परवेज इलाही, जिसे आपने डाकू कहा हो, उसको पहले वजीर आला और फिर पार्टी का सदर बना दिया। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं है? सारी जिंदगी नून लीग और पीपल्स पार्टी को करप्ट कहा और फिर उन्हीं पार्टीज में से लोगों को अपने साथ मिलाना। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं है?
पहले कहना कि फौज के कंधे पर चढ़कर इख्तिदार में नहीं आऊंगा, फिर उसी कंधे को सहारा बनाकर 4 साल इख्तिदार चलाना। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं? इख्तिदार में आने से पहले एमनेस्टी स्कीम को काला धन सफेद करने की स्कीम करार देना और फिर इख्तिदार में आने के साथ ही एमनेस्टी स्कीम जारी करना। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं? इख्तिदार के दौरान नैब के एक्शंस और रिकॉर्ड रिकवरी का क्रेडिट लेना और इख्तिदार जाने के बाद कहना कि नैब को कंट्रोल कोई और ही कर रहा था। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं है? इख्तिदार में आने से पहले कहना कि IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन इख्तिदार में आने के साथ ही IMF जाना। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं है? तहरीके अदम एतमाद पर पहले अमरीकी साजिश का नारा लगाना और फिर अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ को करार देना। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं? तहरीके अदम एतमाद के दौरान अपोजिशन की गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात पर तनकीद करना और फिर अपोजिशन में आकर न सिर्फ उन सफीरों से मुलाकात करना बल्कि यूरोप और अमेरिका को डोजियर्स लिखना। क्या ये दोगलापन नहीं है? वजारत उज़्मा से हटने के बाद ये कहना कि आर्मी चीफ को अपोजिशन लीडर से मुलाकात नहीं करनी चाहिए और फिर सदर की मदद से बंद कमरों में आर्मी चीफ से मिलना। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं है? मुल्क में आइन बचाओ तहरीक चलाना और खुद अदम एतमाद के दौरान डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवाना और असेंबली तोड़ने का गैर आइनी इकदाम उठाना। खान साहब, क्या ये दोगलापन नहीं है? हुकूमत में होते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना और फिर मुस्तरद हो जाने पर रिव्यू दाखिल करना, लेकिन हुकूमत से बाहर आने के बाद पहले उसका जिम्मेदार वजीर कानून को करार देना और फिर ये कहना कि रेफरेंस तो कहीं ऊपर से आया था। क्या ये दोगलापन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कहना कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसका इल्म नहीं था और बाहर आते के साथ ही ये कहना कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इससे भी बुरा होगा। क्या ये दोगलापन नहीं है? खान साहब, ये फहरिस्त काफ़ी तवील है, अगर गिनवाने बैठ जाऊं तो शायद प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। जी, खान साहब अपने दोगलेपन पे बात कर रहे थे तो उनके लिए कुछ सवालात उठाएं। अब खान साहब खुद ही इस पर फैसला कर लें कि क्या वो दोगलापन नहीं जो कुछ खान साहब करते आए। बहरहाल जी, आसमा शिराजी साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आसमा साहिबा, खुशामदीद कहती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये खान साहब के रवैये में जो जारियत है वो इस वक्त तशद्दुद इख्तियार कर रही है, बढ़ती जा रही है। उम्मीद थी कि नई अस्करी क़यादत के साथ वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 दिन से बाकायदा तौर पर उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। लगता है आपको कि खान साहब अब खुलकर हमले करेंगे? क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? देखिए, उनका हदफ जो है वो आर्मी चीफ अब फाइनली, जो हम तो बहुत अरसे से समझ रहे थे कि ये होगा, फाइनली उनका हदफ जो है अब वो आर्मी चीफ है। और मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से फैसले आए और जिस तरह से हुकूमत ने और PDM गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस साहब को टारगेट बनाया, जो कि उनके बहुत सारे फैसलों के ऊपर बहुत से लोगों को एतराज भी है और फैसलों के ऊपर चूंकि बात हो सकती है, लिहाजा बेतहाशा ऐसे फैसले हैं जो कि आइन से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो उसके जवाब में ऐसे लगता है कि एक तो पहली वजह ये है कि शायद उन्होंने भी टारगेट कर लिया है इस्टेब्लिशमेंट को और फिर इस्टेब्लिशमेंट में सबसे अहम जो हैसियत रखने वाली शख्सियत को, यानी कि आर्मी चीफ को जो है वो उन्होंने टारगेट कर लिया। और उसके साथ साथ दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि उनको उनकी जो एक डेस्परेशन है वो नजर आ रही है। उनकी डेस्परेशन ये थी कि वो बार बार सियासत में इन्वॉल्वमेंट के लिए कहते रहे, वो फौज से बार बार बात कर रहे कि आप जो है, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए रजामंद हूँ, मैं आपसे मुज़ाकरात चाहता हूँ, मैं आपसे इंतखाबात चाहता हूँ। यानी वो फौज जो कि एक तवील सियासी, समाजी और जो सिविल सोसाइटी का मुतालबा था कि वो सियासत से दूर रहे और दूर हो, और फाइनली जब इतने नुकसान के बाद वो दूर हुए तो खान साहब को ये काबिल कबूल नहीं था। और वो उस आइडियल एनवायरनमेंट के अंदर रहना चाहते थे जिसमें कि एक आर्मी चीफ उनके साथ खड़ा हो, एक बैक पे DGISI हो और जो वो चाहें उसी तरह से अपने मतमाए नजर को पालें, वो उसी तरह से अचीव कर लें, उनको बहुत ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, लेकिन तमाम की तमाम पावर जो है वो उनके पास हो और उनके बैक के ऊपर जो है वो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट
एस्टैब्लिशमेंट, जैसे कि पहले एक सेम पेज गवर्नमेंट या वन पेज गवर्नमेंट या एक सफ़े की हुकूमत थी, वो हुकूमत उनको मिल जाए, वो सपोर्ट उनको मिल जाए। लेकिन जाहिर है कि हालात बहुत बदल चुके हैं और उनके हालात के बदलने में खुद उनकी हुकूमत के जो 3.5 साल के अंदर जो एक समाजी तब्दीलियां, सियासी, मुआशी, मुआशरती, ये सब तब्दीलियां आई जो कि मनफी तब्दीलियां थी और खास करके मईशत की। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी सपोर्ट खोई आहिस्ता आहिस्ता करके। अब वो आइडियल इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल सका। ये जो नए आर्मी चीफ है, इनका कोई बैगेज नहीं है, इन्होंने कोई हुकूमत बनाई नहीं है, इन्होंने कोई हुकूमत गिराई नहीं है। इसलिए ये एक फैसला जब हुआ कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे, वो पता नहीं कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आइंदा की बात है। हम फिलवक्त इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये खान साहब को काबिल कबूल नहीं था। आसमा साहिबा, आप डेस्परेशन की बात कर रही हैं, ये भी एक हकीकत है सर मैडम के माजी में खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की हकीकत को तस्लीम करते रहे हैं। ये भी एतराफ़ किया गया उनकी जानिब से कि कोई भी पार्टी फौज की हिमायत के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकती। अब तक ये तासुर था कि खान साहब की जो लड़ाई है वो इक़्तिदार का हुसूल ही वाहिद उनका मकसद है, लेकिन अब जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह से आर्मी चीफ पर अपने अगवा के इल्जामात वो लगा रहे हैं, इससे तो आपको नहीं लगता कि इक़्तिदार मजीद दूर हो जाएगा उनसे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो इक़्तिदार का हुसूल इन्हीं टर्म्स के ऊपर चाहते हैं। वो टर्म्स वो है, वो शराइत वो हैं जिन शराइत पे वो बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त बैरूनी दुनिया में बड़ा मकबूल बयानिया है। वो मकबूल बयानिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है। वो मौजूदा जो सूरत हाल है इसके अंदर उस बयानिए को बहुत वक़्त दी जा रही है। आप देखिए कि यूरोपीय यूनियन से लेके अमरीका और अमरीका से लेके दीगर ममालिक में जो सपोर्ट उनको हासिल हो रही है, वो इस वजह से नहीं हो रही कि इमरान खान साहब जमहूरियत पसंद है। वो इसलिए भी नहीं हो रही कि इमरान खान साहब जो है वो कोई आज़ादी सहाफत के ऊपर जो है वो बड़ा यकीन रखने वाले, बल्कि आपको याद होगा उनके दौर में उनको प्रीडेटर का जो है लक़ब जो है वो दिया गया था, जो कि तारीख में चंद ही लोगों को मिला है। इसी तरह से आप देखिए कि ना ही उनको इस बात का इल्म है कि इंसानी हुकूक के लिए वो बात कर रहे हैं, ना उनको बलोच पर्सन से कोई हमदर्दी है, ना उनको पश्तून और महाजर और पंजाबी जो मिसिंग पर्सन हैं उनके साथ कोई हमदर्दी है, ना इस तरह की कोई चीज आप इमरान खान साहब के मंशूर में नहीं देखेंगे, जो कि कहा जाता है कि मुख्तलिफ सियासी जमात उनको हमदर्दी है सिर्फ इस चीज से कि वो अपने इख्तदार का हुसूल को यकीनी बनाए, और उस यकीनी बनाने के लिए वो हर कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो कुछ अब पिछले कुछ दिनों में हुआ है, इस पूरी कुव्वत इस दौरान इमरान खान साहब माज़रत के साथ इस्तेमाल हुए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं। अब किसने उसको इस्तेमाल किया है ये एक अलग बहस है, मगर जिस तरह की सियासी जमात से एक शिद्दत पसंद सियासी जमात की तरफ वो बढ़े हैं, इससे उनकी सियासत को नुकसान। आपने कहा कि इमरान खान साहब इस्तेमाल हुए हैं, बताइएगा किन के हाथों इस्तेमाल हुआ है? उनके दाएं बाएं जो लोग होते हैं उनके हाथों इस्तेमाल हुए हैं या इंटरनेशनल इस्तेमाल हो गए? उस अपने नजरिए और उस बयानिए के हाथों इस्तेमाल हो गए हैं, जो कि बड़े अरसे से जिसको कि वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे। वो एक तरह से जिसे एंटी स्टैब्लिशमेंट नाम लेके, या खास करके अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि वो आर्मी चीफ का नाम लेके उनको कह रहे हैं कि यही वो सबसे एक ही आदमी है। अगर आप उनके स्टेटमेंट को देखें, वो एक ही आदमी को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले दिन से यही सोच, और फिर उनकी अपॉइंटमेंट पे जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से पहले जिस तरह के धरने और जो चीजें सामने आई थी, वो खुली हकीकत है, वो छुपी हुई बात नहीं है। और वो किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसके वो कौन सी कुव्वत जो कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार खत्म हो, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। वो कौन सी कुव्वतें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अफरा तफरी बढ़े? आप मेरी बात सुने या ना, आप हिंदुस्तान के और अमरीकी जो मीडिया है उनकी बात सुन लीजिए, आप लोगों की तज्जियाकारों की बात सुन लीजिए जो हिंदुस्तान में अमरीका में मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार है, अफरा तफरी है, खुदा न खास्ता एक फेल स्टेट है, और ये सारी चीजें उसकी तरफ वो उसकी बात करते हैं। तो ये इमरान खान साहब कमेंट कीजिए। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी, आसमा साहिबा, इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट उनसे खौफजदा है, उनसे डरती है। एक हद तक तो ये बात समझ आती है कि इमरान खान के नैरेटिव को आप सही कहें या गलत कहें, लेकिन वो सेल तो हो रहा है, अवाम की पल्स उनके हाथ में। लेकिन इसके अलावा क्या आपको उनकी इस बात में वजन लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत डरती है खान साहब से?
देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के डरने की वजूहात हैं, और वजूहात हो सकता है कि वो जो एक अपने आप को एक पॉपुलर नैरेटिव, वो कहते हैं कि वो पॉपुलर पार्टी है, वो सबसे ज्यादा मकबूल जमात है, तो हो सकता है कि ये, मैं इसको खारिज अज़ इम्कान नहीं कहती कि ये एक अहम बात हो, लेकिन ये कहना और इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप करना कि वो वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मैं पहले दिन से इस नैरेटिव के खिलाफ हूँ। और इस नैरेटिव को जो जिस नजरिए के साथ बनाया गया है, उस नजरिए को समझने की जरूरत है। मगर नैरेटिव अगर सेंट्रल पंजाब की सियासत के ऊपर फोकस करता है, फिर तो ठीक बात है कि इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर होंगे। नैरेटिव अगर सिर्फ पंजाब की पॉलिटिक्स पे बुनियाद रखता है, जो कि इंतखाबात की बार बार वजह बनाई गई, और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो आर्टिकल आइन का 90 दिन के इंतखाब वाला नजर नहीं आया, लेकिन पंजाब के अंदर नजर आया, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक नैरेटिव है जो कि इमरान खान साहब ने बनाया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बाकी 3 इकाइयों को भी देखें, या पाकिस्तान की 2.5 इकाइयों को भी देखें, तो क्या इमरान साहब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात है? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। तो ये एक सोचे समझे सोच के तहत जो है इस नैरेटिव को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए से, और जो हमारी अर्बन एलीट है उसके जरिए कल की बात आपने सुनी होगी आसमा साहिबा, कल आपने पहला रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि जो हमलावर हैं, जो मंसूबा साज हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। तो खान साहब की फिर गिरफ्तारी देख रही हैं आप? देखिए, जो उनके मुकदमात बने हैं उसमें तो गिरफ्तारी हो सकती है, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां बहुत होती रही हैं, ये एक अचंभे वाली बात नहीं है। और अब जो मामला देख रहे हैं हम, जिसमें कि कुछ और भी इशारे दिए जा रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमात दर्ज हों, तो जाहिर है कि वो सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ हो जाएगी। और इसी तरह से आप देखिए कि जिस तरह से उनके ऊपर 3 मुकदमात और हैं, मसलन तोशा खाना का है, ममनुआ फंडिंग का है, और ये ममनू फंडिंग के साथ साथ ये वाला जो मामला है अल-कादिर ट्रस्ट वाला, ये काफी संजीदा केसेस है। और इमरान खान ने कल भी जो अपना डिफेंस पेश किया है टेलीविजन के ऊपर, वो डिफेंस कोई डिफेंस नहीं है, वो तस्लीम उस तरह से नहीं किया जा सकता। तो आप टीवी के बयानात लेकिन आसमा साहिबा, कल तक के लिए तो खान साहब खुला हुआ है ना, अब क्या आगे हो सकता है? कल 14 मई भी है, जिस पर वो 14 मई के हवाले से इनफैक्ट वो नजरसानी की दरखास्त है, उस पर समाअत होनी है। फिर पीडीएम भी आ रही है यहाँ पर धरने और एहतजाज के लिए। तो कल का दिन आप समझती हैं कि बहुत ज्यादा हंगामा खेज होगा पाकिस्तानी सियासत का, पाकिस्तान की तारीख का? जी, बहुत अहम ये सवाल है किरण, इसलिए कि कल का जो दिन है उसके अंदर ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट केस, या जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है उसकी केस की समाअत होगी, दूसरी तरफ पार्लियामेंट जो है एक्शन होगी, वहां पे तकारीर होगी, फिर डी चौक के ऊपर धरना या मुजाहिरा जो है पीडीएम का वो नजर आएगा आपको, और फिर हो सकता है कि रावलपिंडी में भी कोई अहम कॉन्फ्रेंस जो है हो जाए जिसकी इत्तलात आ रही है। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो एक हंगामा खेज दिन कल का जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन इस सूरत के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे या अदालतें जो भी फैसला करें, माजरत के साथ अदालतों के फैसलों के ऊपर एक स्टैंप लग चुकी है, वो कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, खास करके एक मखसूस बेंच के साथ, एक मखसूस और चीफ जस्टिस साहब के जो फैसले हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, और जो लास्ट उन्होंने इमरान खान साहब को तलब किया, और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी इमरान खान साहब को बुध तक के लिए दी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत नाकाबिले यकीन सूरत है। और अगर कोई भी मुकदमा होगा तो ये बात तो कही जा सकती है कि उनको रिलीफ इमरान खान साहब को जो है वो अदालतों से मिल सके। लेकिन जो कल के वाकयात होने लगे हैं, मेरी इत्तलात हैं कि स्पीकर जो नेशनल असेंबली है उनके जरिए से एक रेफरेंस भी मूव हो सकता है चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट होगी, और इसके असरात होंगे, और ज्यादा जो है वो महाजराई के हल पड़ेगी। आप कह रही हैं कि स्पीकर की तरफ से चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस भी कल मूव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। लास्टली, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में तौहीने पार्लियामेंट पर कानून साजी मुकम्मल हो गई है। वही तौहीने पार्लियामेंट का बिल है जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी कि इसके लिए तौहीने पार्लियामेंट का एक बिल होना चाहिए, कानून होना चाहिए। उस्मान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, समा टीवी के नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। सबसे पहले तो इस बिल के बारे में जरा मुझे बता दीजिएगा, ये बिल आखिर है क्या? तौहीने
पार्लियामेंट के जो बिल होंगे उसकी केसेस की तहकीकात किस तरह से होंगी, कैसे होंगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो पिछले महीने से हम ये देख रहे हैं जब से हुकूमत यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये महाजराई बढ़ रही है और हुकूमत की जानिब से तो वाज़े ऐलान ये कर रखा है कि ये अब जंग है, यानी इस सूरत हाल में जो भी हुकूमत के पास ऑप्शन है वो ज़ेर ज़ोर लाए जा रहे हैं। इसी हवाले से ऐवान के अंदर बहुत सारी तकारीर हुई थी कि ये पार्लियामेंट की जो है बेतौकीरी की जा रही है, कोई अहमियत नहीं दे रहा, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कहा जा रहा था। तो उसी हवाले से तकारीर की रोशनी में ही ये मामला स्पीकर की जानिब से भेजा गया था कायमा कमेटी इस्तेहकाक को, और वहाँ पे हमने देखा कि उनके जो चेयरमैन है राना कासिम नून बड़े अग्रेसिव मोड में थे और पहले उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट की, वो भिजवाई, ऐवान में जमा करवाई, लेकिन फिर एक हफ्ते के लिए दिया गया था। तो अब जो बाकायदा तौर पर जो उनकी तरफ से जो आ रही हैं प्रपोज जो बिल है उस हिसाब से तो सजाएं, उसमें सजा जजा भी रखी गई है, और ये जो कानून साजी का अमल था कमेटी की जानिब से वो भी मुकम्मल कर लिया गया है, और उसके मुताबिक कैद और जो जुर्माना है उसकी सजाएं होंगी, और 6 माह की कैद जो है वो हो सकती है, और इसमें पार्लियामेंट की तौहीन का जो डिटरमिन किया जाएगा कि किसने की है, तो उसमें हुकूमती और या रियासती ओहदेदार जो किसी भी मनसब पे है वो जो है अगर कोई ऐसी पार्लियामेंट के खिलाफ जो इक़दाम करता है या पार्लियामेंट को बाईपास किया जाता है तो उस सूरत में उस शख्सियत को, यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ बात करना भी तौहीन पार्लियामेंट ही समझा जाएगा। ये बताइएगा, इस ड्राफ्ट के मुताबिक किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तौहीन पार्लियामेंट में तलब किया जा सकेगा, तो उस्मान क्या फिर इदारों के सरबराहान को भी तलब किया जा सकेगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पार्लियामेंट का और सियासी जमातों का मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और तमाम तर इदारे जो हैं वो इस पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। अभी हम देख रहे थे 75 साल से तो पार्लियामेंट जो है ये कहा जाता था कि इसके दांत नहीं है। अब जो सिचुएशन आ गई है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि अब पार्लियामेंट ने अपने दांत पेश किए और इसी हवाले से ये जो कानून साजियाँ तेजी से हर सेशन में जो है वो हो रही है, और अब ये बिल जो है ये भी तैयार कर लिया गया, कल या परसों जो है ये कौमी असम्बली के ऐवान में इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर ले ली जाएगी। 9 मई को इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया गया था ना, तो कमेटी ने किन चीजों को ओवरथ्रू किया है और तब्दीलियां क्या की गई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसकी मंजूरी कब तक होगी, क्योंकि टाइमिंग्स इस वक्त बड़े अहम है हर चीज के। आज देखिए, जो 2 रोज पहले इजलास हुआ था और उसके बाद जो चेयरमैन कायमा कमेटी है उन्होंने जो मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि कंप्लीट कर लिया गया है और अगले हफ्ते होगा, लेकिन हमारी इतलात ये है कि अब फौरी तौर पर यह फैसला किया गया है कि कल सुबह चूंकि इजलास कौमी असम्बली का है और उसके बाद शाम में जो है वो मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया है, तो ये दोनों शेड्यूल अब से कुछ देर पहले ही जारी किए गए हैं। तो उसके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि कल सुबह में जो है इम्कान है कि बिल पेश करके उसकी मंजूरी भी ली जा सकती है, और अगर उसमें कोई हर्डल आती है तो फिर मुश्तरका इजलास का ऑप्शन जो है वो, यानी कल वाकईतन बहुत हंगामा खेज दिन होने वाला है। कल तौहीन अदालत का, तौहीन पार्लियामेंट कह रहे हैं कि प्रॉबली ये कल ही मंजूर हो जाएगा, कल से इस पर इंप्लीमेंट भी शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ पीडीएम आ रही है, पीडीएम की जमातें आ रही हैं, एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, और तीसरी तरफ 14 मई के हवाले से नजरसानी की दरखास्त, उस पर समाअत कल होनी है। तो कल वाकईतन पाकिस्तान की तारीख का एक हंगामा खेज दिन साबित होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।